आइए दोस्तों, अब हम यूथ कंपटीशन के जो हमारी सीरीज चल रहे हैं उसका हम तीसरा वीडियो रिकॉर्डेड कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन हो गया था 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। हम आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन पे हम जाते हैं और स्क्रीन के ऊपर 41वां क्वेश्चन दिख रहा है, उसको हम ऑन करते हैं। ब्रश आर प्रोवाइड इन डीसी मशीन फॉर। डीसी मशीन में ब्रश क्या करता है, क्या काम करता है? फर्स्ट दिया है ऑप्शन में ए वाला स्मूथ रोटेशन, बी वाला प्रिवेंटिंग स्पार्किंग, सी वाला प्रिवेंटिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, और डी वाला रिड्यूसिंग द लॉसेस। अब इसमें आपको पता होगा या नहीं पता है क्या? तो अब उन्हें मैं बताता हूँ आपको। इसमें किस काम में आता है? प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, करंट के प्रवाह करने के लिए रास्ता देता है। किसके लिए? एक करंट को फ्लो करने के लिए। जैसे कोई हमारे पास जनरेटर है, तो जनरेटर के अंदर क्या रहेगा? हमारा रोटर, आर्मेचर से रोटर में करंट आएगा, ठीक है। और आर्मेचर में हमारा ईएमएफ कैसा रहता है? एसी होता है। चलो, कम्यूटेटर क्या करेगा? हमारा आर्मेचर से करंट को लेगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ से हम ब्रश लगा रहेगा, ब्रश के माध्यम से वो बाहर हमें सप्लाई टर्मिनल पे मिल जाएगी। ओके, बाहर हमें टर्मिनल के ऊपर मिल जाएगी, उससे ब्रश रहेगा। ब्रश का इस्तेमाल करते हैं हम बड़ी मशीनों में। ओके, और ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो हमारा ब्रश कार्बन ब्रश में 2 से 5 वोल्ट तक रहता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शंट जनरेटर आर मोस्ट सुटेड फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन अस देयर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आर। स्थिर समांतर प्रचालन के लिए शंट जनित्र अत्यधिक प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनकी वोल्टता अभिलक्षण कैसी रहती है। जो कि मतलब पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो शंट जनरेटर का उपयोग ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो किस कारण से, उसकी क्या ऐसी वजह है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, उस कारण से। फर्स्ट वाला ऑप्शन में ड्रॉपिंग के कारण, आइडेंटिकल सर्वोसम, या लीनियर, या राइजिंग। किस कारण से? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण रहता है कि ड्रॉपिंग, स्लाइडली ड्रॉपिंग रहती है। उस कारण से हम इसका समांतर प्रचालन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। एक ये ऐसा जनरेटर है फ्रेंड्स, जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। जहाँ कांस्टेंट चाहिए हमें पावर, वहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43वां है, उसको देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया है। ये एसएससी 2011 में पूछा है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। अब इसको हम हल करेंगे। क्या पूछ रहा है? ए डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट। द शंट फील्ड current is 10 ampere. The armature resistance is 0.01 ohm. The step power is 5000 watt and the efficiency of the generator। इसकी efficiency ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसकी efficiency किस तरह से निकलती है। efficiency निकालने का फार्मूला क्या आपको पता होगा? आउटपुट बटे क्या रहता है? इनपुट, है ना, इनपुट रहता है। तो हमारे पास ये आउटपुट में क्या रहेगा? VIL हो जाएगा, और इनपुट में क्या है? IV प्लस जो हमारा I² कॉपर लॉस हो जाएगा आर्मेचर में, और जो कांस्टेंट लॉस है वो। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज कितना दिया है इसमें? ये वोल्टेज हमारे पास है, और ये करंट हमारे पास दिया है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास? 220 गुणित 500 एम्पियर। ठीक है, ये 500 एम्पियर हमें दिया है। तो नीचे भी हमारा ये इसका मान रख लेंगे, 220 गुणित ये 500। ठीक है, 500 प्लस में हमारे पास क्या पूछ रहा है? कॉपर लॉस निकालेंगे हम, और प्लस स्टेज लॉस है। कॉपर लॉस के लिए हमारे पास क्या रहता है? कॉपर लॉस
में करंट हमारे पास दी होगी, जैसे ये फील्ड करंट है, फील्ड करंट और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो उसमें निकल आएगा। फिर फील्ड करंट 10 का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे कि ये आपको मैं बता दूँ 10 का स्क्वायर क्या रहेगा 100, तो इसको हम डायरेक्ट 100 लिख लिए, गुणित हमारा रेजिस्टेंस ये हमारे पास है 0.01 है, ठीक है 0.01 है। और उसके बाद हमारे पास ये लॉसेस, ये वाला लॉस आ जाएगा। इसमें क्या है स्टेनलेस, ये 5000, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास इनको जितने भी दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे, तो ये कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब ये पहले गुना कर लेंगे इसमें हम, और इसमें गुना कर लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ के इसमें भाग दे देंगे और 100 का ये परसेंटेज निकल आएगा। जब इसमें करेंगे हम तो हमारे पास 95.65% आ जाएगा। ये काट लीजिए आप, ये इतना मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये सब डिटेल में करूँगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कम समय में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप हमारे सामने ये है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एम एम एफ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है इंटरपोल में जो एम एम एफ प्रोड्यूस होता है वो किसके समानुपाती, किसके प्रोपोर्शनल में रहता है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, या आर्मेचर वोल्टेज, या इसमें क्या 1 फील्ड करंट। ओके, तो हमारा क्या रहता है, यह जितना भी इंटरपोल रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल में रहेगा, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि हम जो आर्मेचर में जो फील्ड उत्पन्न हो रही है उसी को जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसे क्या कम करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो जो ईएमएफ रहता है इंटरपोल में जो करंट उत्पन्न होगा उसको और आर्मेचर करंट वाइंडिंग को, इसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं, जिससे कि वो इसमें उत्पन्न होगा और आर्मेचर में उत्पन्न होगा। वो जैसे कि ये फील्ड मान लो अपन, और ये आर्मेचर, तो इसमें से ये इधर आएगा, ये इधर से, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा, है ना, समानुपाती रहेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, as we go from generator and towards load the severity of a particular fault, जैसे कि हम जनरेटर के अंत से लोड की ओर जाते हैं एक विशेष गलती की गंभीरता होती है। कोई जनरेटर हमारा जनरेट यहाँ से कर रहे हैं और लोड हमारे पास ये है लोड, है ना, तो हम जनरेटर से इधर जाएंगे, तो यहाँ से हम जनरेटर, तो हमारा करंट क्या इधर आएगा, करंट से इधर हमारा वोल्टेज जाएगा, तो हम उसको चेक करते करते यहाँ लोड की ओर जाएंगे हम, तो हमारा क्या गंभीरता उसमें होगी, गंभीरता इसमें तो डिक्रीज हो जाएगी, स्थिर पर निर्भर नहीं करता, समान रहेगा और बढ़ता है। तो क्या रहेगा, ये जो भी फाल्ट की कंडीशन रहेगी इसमें, फाल्ट की कंडीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो भी हमें कोई भी फाल्ट मिलेगा उसे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, अब इसको देखते हैं। द लेंथ ऑफ द एयर गैप अंडर द पोल्स ऑफ ए डीसी मशीन इज नॉट केप्ड यूनिफॉर्म सो अस टू, क्या है, डीसी मशीन के पोल के तहत हवा के अंतराल की लंबाई एक समान नहीं रखी जाती, जिससे एक समान नहीं रखी जाती है। डीसी मशीन के पोल के तहत, है ना, तो वो किस कारण से नहीं रखी जाती है, डीसी मशीन के पोल के तहत हवा के जो अंतराल रहते हैं उसकी लंबाई एक समान नहीं रखी जाती, जिससे कि उपयुक्त मेन फ्लक्स क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद उसको डिटेल में देखते हैं। उपयुक्त मुख्य क्षेत्र फ्लक्स प्राप्त कर सके, इसमें क्या बेहतर शीतलन प्राप्त कर सके, शीतलन, और शीतलन के लिए तो नहीं, हम कूलिंग के लिए तो नहीं इसका करते होंगे, ठीक है। और साइनसोइडल आर्मेचर ईएमएफ तरंग प्राप्त करने के लिए,
आर्मेचर में नहीं रहता है, ये भी नहीं होता। और मुख्य क्षेत्र पर आर्मेचर ईएमएफ प्रभाव को कम करने के लिए, नहीं, प्रभाव को कम करने के लिए हम इंटरपोल का उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गैप रोटर को स्टेटर से रगड़ खाने से बचाता है ये, इस और चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। क्या रहता है, एक समान नहीं रखी जाए, जिससे कि उपयुक्त मेन फ्लक्स प्राप्त कर सकें। क्यों नहीं रखते हम, उपयुक्त जो मेन सुटेबल मेन फ्लक्स प्राप्त करने के लिए हम इसको नहीं रखेंगे। ओके, एक समान नहीं रहेगा तो वो रगड़ाएगा भी नहीं उसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको हल करते हैं। डीसी शंट मशीन में फील्ड वाइंडिंग किससे बनी होती है। देखो, शंट मशीन में फील्ड वाइंडिंग, शंट मशीन में बोल रहा है तो पतली तार के कम घुमाव से, मोटी तार के कम घुमाव से, पतली तार के बहुत सारे घुमाव से, या मोटी तार के बहुत सारे घुमाव से। तो कौन सा आंसर हो सकता, आपको बता दूं मैं कि सीरीज मोटर में हमारा रहता है, एक मिनट, सीरीज मोटर में हमारे पास क्या रहेगा, कौन सी कंडीशन रहेगी, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज मोटर में सीरीज में वाइंडिंग रहती है हमारी, ये सीरीज में वाइंडिंग रहेगी तो वो क्या रहेगी, मोटे तार की, ताकि कम रेजिस्टेंस रहे उसमें। ठीक है, और कम टर्न रहता, तो पैरेलल में जो शंट में समांतर में जुड़ी रहती तो वो पतले तार की रहती है और ज़्यादा टर्न रहते। कौन सा रहेगा, पतले तार की और बहुत सारे घुमाव रहेंगे उसमें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, आप देख लीजिए। आप इन ए डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट के लिए करंट किस माध्यम से दिया जाता है, आर्मेचर से है नहीं, आर्मेचर से हम किसके माध्यम से लेते हैं। ऑप्शन में है स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, सॉलिड कनेक्शन और स्टेटर सर्किट। किसके द्वारा, मैं अभी फर्स्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है ना, रिपीट हो रहा है, और ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज करके पूछा है इसने। तो हम किसका उपयोग, कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं और ब्रश का उपयोग करते हैं, जो आर्मेचर से करंट लेने के लिए। ओके, कम्यूटेटर किस काम में, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ब्रश क्या हमारे उससे करंट को लेकर बाहर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट में वृद्धि की जाती है तो किससे, स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में फील्ड करंट में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। इसमें क्या दिया है, एएमएफ उत्पन्न एएमएफ व्युत्क्रमानुपाती कम है, या फिर उत्पन्न एएमएफ की आवृत्ति कम होती है, उत्पन्न एएमएफ सीधे समानुपाती में बढ़ती है, ये आवृत्ति में बढ़ती है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास बैक ईएमएफ, समानुपाती फ्लक्स और एन होता है। जब हम किसी भी फील्ड के करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ने से डायरेक्ट हमारा ईएमएफ रहेगा, जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वो बढ़ जाएगा, तो वो सीधे समानुपाती में रहता, तो ये हमारा सी वाला आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास ये आ गया। द मशीन विच वर्क ऑन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर कार्य करती है, वो कौन सी मशीन काम करती है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर मोटर तो काम नहीं करेगी हमारी, ठीक है, ट्रांसफार्मर स्टैटिक के ऊपर काम करती है, और इंडक्शन मोटर रहता है वो नहीं काम करता इसके ऊपर, तो हमारा डीसी जनरेटर रह जाएगा। ओके, डीसी जनरेटर हमारा प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत के ऊपर, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आयरन लॉस इन डीसी मशीन टेक प्लेस इन, डीसी मशीन में लोहा हानि किस में होती है, किस में होती है? फर्स्ट ऑप्शन योक एंड आर्मेचर ओनली, आर्मेचर कोर ओनली, आर्मेचर वाइंडिंग ओनली, योक ओनली, किस में रहेगी? हमारे पास कॉपर लॉस वाइंडिंग में होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है। हमारी बात हो रही है कोर लॉस की, तो कोर लॉस किस में रहेगा? वह कोर में होता है। ये कोर लॉस नाम से हम इसको बोल देते हैं, आयरन लॉस रहती है, इसे कोर लॉस भी बोलते हैं। कोर लॉस कोर में होता है, आर्मेचर कोर में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं हम अभी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा? मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन एक्कोर्स व्हेन, डीसी मशीन डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता होती है किस कंडीशन में? मैकेनिक मशीन इज रन एट नो लोड, नो लोड की कंडीशन में, कोर गेट फुल सेचुरेशन, फुल्ली सेचुरेशन रहेगा कोर, उस कंडीशन में यह कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू लॉसेस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, क्या बोल रहा है? स्थिर हानि बराबर हानि धारा के वर्ग के समानुपाती, या कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, कौन सा हमारे पास रहेगा? डी वाला आंसर क्या दिया है? कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। तो हमारे कंडीशन में कौन सी रहेगा? जैसे कि मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में हमारे पास रहता है कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस रहता है, यानी कि आयरन लॉस बराबर क्या रहेगा? कॉपर लॉस हो जाएगा हमारा, दोनों बराबर रहेगा उस कंडीशन में। वो हमारा मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन क्या रहता है? आई स्क्वायर टू आर बराबर आयरन लॉस। ओके, ये आयरन लॉस आया, ऐसे में कर दिया इसको इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आयरन लॉस ये इसके थ्रू होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई बराबर आयरन लॉस अंडर रूट में आर, ये इसके स्क्वायर इसके ऊपर लगा सकते हैं अपन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ़ मैकेनिकल डिग्री है, ये मैकेनिकल डिग्री बी द मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री बी द इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड पी द नंबर ऑफ पोल्स ऑन ए डीसी जनरेटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड, कौन सा रहेगा इसमें? कौन सा सूत्र वैलिड रहेगा, ये पूछ रहा हमें। ओके, जनित्र में कौन सा सूत्र? तो हमारे पास ये होता है मैकेनिकल डिग्री, एक तरीका याद रखने का बताता हूँ। जैसे मैकेनिकल डिग्री है तो पोल क्या रहता है? मैकेनिकल में रहता है, तो इसके साथ पोल आ गया। अब ये हम इलेक्ट्रिकल डिग्री कर दिए, और इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल डिग्री में 2 का गुना कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब इसको हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आता है? मैकेनिकल डिग्री, अगर हम इसको पोल को इधर ले लेंगे तो यह आ सकता है हमारे पास, ये नहीं आएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्री में 2 बटे में आता है, ये गुना हो रहा है, ये भी नहीं आएगा हमारे पास। ये देख लेते हैं मैकेनिकल डिग्री बराबर ये, तो हम 2 पी को नीचे ले जा सकते हैं, हम ये वाला सी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ऑप्शन नहीं है, हम अब आगे देखेंगे इसके ऑप्शन। इन डीसी जनरेटर इंटरपोल फील्ड कोइल आर कनेक्टेड, डीसी किसी डीसी जनित्र में आंतरिक ध्रुवों की क्षेत्र कुंडलन जुड़ा होता है, क्षेत्र कुंडलन जुड़ा होता है। क्या होता है क्षेत्र कुंडलन में? इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडलन किसी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है, बोल रहा है ना। हाँ, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन में ये है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारा, इन ए पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग, इन ए सीरीज विथ द लोड, इन ए पैरेलल विथ लोड। ओके, तो हमारा जो फील्ड इंटरपोल फील्ड कोइल आर कनेक्टेड रहता है,
फील्ड कोयल से किस प्रकार इन सीरीज में कनेक्ट रहता है। ओके, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर के जो इंटरपोल रहता है आर्मेचर वाइंडिंग से सीरीज में जुड़ा रहता है, सीरीज में जुड़ा रहता है, और आंतरिक ध्रुव छोटे जो इससे जो मेन पोल रहता है ना उससे छोटे रहते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इंटरपोल में जो वाइंडिंग रहती है हमेशा लेस देन मेन पोल की वाइंडिंग से कम रहेगी। ओके, लेस देन कम, यानी कि लेस देन आर्मेचर वाइंडिंग बोल सकते हैं। और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारे पास से अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं अभी। एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल से डायरेक्ट फिर बताता हूँ। क्या पूछा है पहले, ए 2 पोल जनरेटर विथ वेव वाउंड आर्मेचर हैज़ ए 51 slot each having 24 conductors. The flux per pole is 0.01 Weber. The speed at which the generator should run to induce the voltage 220 वोल्ट। ओके, इंटरपोल भी दिया है इसमें आपको और उसमें हमें पूछा गया है इसकी रनिंग किस स्पीड में। तो देखो सबसे पहले ये सूत्र क्या होता है हम जनरेटर में, एन फ्लक्स जेड और पी और 60/A रहेगा। और अब हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंग ए का मान रख लेंगे हम, ए का मान इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। कौन सा है, वेव वाउंड है ये। वेव वाउंड में क्या रहता है, 2 रहता है, ए बराबर। ओके, अब हमारे पास क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं हम। ओके, क्या क्या दिया है, पोल का मान दिया है और आर्मेचर कंडक्ट स्लॉट दी है। आर्मेचर प्रत्येक स्लॉट में इतने कंडक्टर हैं, 51 स्लॉट है और 21 कंडक्टर हर स्लॉट में है ना। और पोल कितने हैं, 2 पोल है हमारे पास, 2 पोल है। और फ्लक्स का मान ये हमारे पास 0.01 हो गया फ्लक्स का मान। ओके, अब हमारे पास एन नहीं है हमारे पास, और वोल्टेज भी दिया है हमारे पास, ये 60 गुणित इसका मान हम ये लिख सकते हैं, वेव वाइंडिंग है इस कारण से। अब हमारे पास बचा है एन, बचा है ना, एन बचा है। और बराबर में वोल्टेज कितना दिया है हमें, वोल्टेज ये 220 दिया है। अब जो भी यहाँ पे कट रही है वो इधर काट लेते, फिर इधर लाके हम काट लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, इसको हटाएंगे तो 2 0 इधर लग जाएगी। ओके, गुना में ये 2 0 लग गए। ठीक है, अब कोई सी संख्या कट रही नहीं कट रही कोई दिक्कत नहीं, अब हम इधर ले लेते हैं इसमें। क्या हो जाएगा, 220 गुणित 100 गुणित 60, ये जितने भी है इनको बटे में ले लेंगे, 51 गुणित 21। ठीक है, बराबर में क्या एन आएगा हमारा, इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1078 RPM। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको हल कीजिए, काट लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, है ना। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा हमारे पास, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है इस कारण से मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, फिर दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक चैप्टर भी कवर करने में अपने को बहुत टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, द पोलरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय। क्या है, किसी डीसी जनरेटर की ध्रुवता को परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा परिवर्तित किया, क्या है, क्षेत्र धारा को बढ़ाकर, इंक्रीजिंग फील्ड करंट, रिवर्स द फील्ड करंट, क्षेत्र धारा की दिशा उलटकर, रिवर्स द फील्ड करंट एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्षेत्र धारा की दिशा तथा जनरेटर के घूमने की दिशा को उलटकर, या नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पोलरिटी को चेंज करने के हमारे पास रिवर्स फील्ड करंट को चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। ओके,
अगर ये मोटर के केस में रहता तो हम इसको बोलते, ये वाला आंसर आ जाता। सॉरी, ये नहीं आता हमारे पास। जैसे कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों में से किसी को भी चेंज करते तो वो हो जाता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।